क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ते लिखते हैं ना? है? पढ़िए लिखिए महाराज। पढ़िए लिखिए मन से, समझे? मन नहीं लग रहा है? मन नहीं लग रहा? उधर से कोई बोल रहा मन नहीं लग रहा है, ब्लॉक काय कर रहे हैं? मन नहीं लग रहा है ना, दिक्कत है। मन लगना चाहिए। क्वेश्चन लगाए ना जी? हैं? हाँ हाँ हाँ, यही वाला क्वेश्चन लगना चाहिए। हाँ ठीक। चलिए आ जाइए। अमित स्वाई का बोल रहा है सर को बोलिए विजयनगर टॉपिक पढ़ाने को। अच्छा, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे ना। अच्छा, जैसे पढ़ा रहे आराम से मजा में पढ़िए, समझे? ऑनलाइन विद्यार्थी का टेस्ट कैसे होगा? एप्लीकेशन पर क्वेश्चन दे देंगे, आप अपना जाके मार लीजिएगा, और कैसे होगा? चलिए, क्या देख रहे थे? दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में जो है थोड़ा बहुत देखे थे, थोड़ा बहुत और जानना है, और फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लेना है, क्योंकि प्राचीन में जो गलती की है वो मध्यकालीन में करना है नहीं। देख रहे हैं यही सब नमूना सब के कारण जो है ना प्राचीन का क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है। सर को बोलिए फलना करने, सर को बोलिए चिल्ला करने। आराम से पढ़िए। अब फलना चिल्ला करवाना है जिससे जाइए यहां से, भागिए, और जैसे करवा रहे वैसे कीजिए आराम से। और रसगुल्ला करवाइए, कचौड़ी पकवाइए। ये सब दिशा निर्देश जो देने लगता है ना, तो ये गलत लगता है। अरे तुम कौन होता है दिशा निर्देश देने वाला है? अजीब हाल। 6 साल से घास छिले हम इस लाइन में आकर के, ठीक है? कुछ किए थोड़े हैं, घासे तो छिले हैं। चलिए, ऐसी सब एक विद्यार्थी के कारण जो है पूरा चीज डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? चलिए, तो आइए सबसे पहले प्रशासन को समाप्त करते हैं, ठीक है? तो प्रशासन में सैन्य व्यवस्था बता दिए थे ना, एकता प्रथा बता दिए, एकता बता दिए, सैन्य बता दिए, प्रमुख अधिकारी सब बता दिए, प्रमुख अधिकारी और विभाग बता दिए, ठीक ठीक है। चलिए, हेडिंग मारिए कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था, कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था, हेडिंग मारिए कृषि व्यवस्था। फिर ये एगो विद्यार्थी का बात मानेंगे, हम विजयनगर पढ़ाना शुरू कर देंगे। होगा कि इधर दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन छूट जाएगा, और उसमें देखवे कर रहे हैं कितना क्वेश्चन है, और वो छूट जाएगा तो जल्दी वो होगा नहीं, समझे? 400 के आसपास क्वेश्चन होगा, समझे? तो यही सब एकाध गो विद्यार्थी जो होता है, देखिए आपके जीवन में भी एकाध वो लोग होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता होगा, समझे? तो उससे बच के रहिए आप। एकाध गो विद्यार्थी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, इधर उधर हो जाता है, समझे? चलिए देखिए,
दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कृषि व्यवस्था थी, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कृषि व्यवस्था उन्नत अवस्था में थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कृषि व्यवस्था उन्नत अवस्था में थी और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कृषि व्यवस्था जो उन्नत अवस्था में थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसानों को ठीक ठाक उत्पादन होता होगा। और इस समय जो कर वसूली, इस समय जो कर वसूली किया जाता था वह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में जो है आपको कर की वसूली की जाती थी। बैठिए, कहां थे आप लोग हैं कब से? अरे बैठाइए बैठाइए बैठाइए, है आगे आइए, तो आगे आइए, आगे आइए, आगे आगे बैठाते हैं। आइए आइए ना, अरे आइए ना जी आप। हाँ बैठिए इस पर। अरे 5 गो है 6 गो होइए, एकदम एक एक कट्ठा लेके बैठिए। उठा करके पूछेंगे तो 2 गो क्वेश्चन का जवाब नहीं देगी। हल्ला काय कर रहे, बंदर काय हो जा रहे हैं? एकदम तुरंत मानव से बंदर वाला जीन घुस जाता है। अजीब हाल है, समझ आए? शांत रहिए। इस समय कर या राजस्व, इस समय कर या राजस्व का जो प्रमुख मद था, जो प्रमुख भाग था, इस समय यानी सल्तनत काल में, इस समय मतलब सल्तनत काल में, सल्तनत काल में राजस्व का जो प्रमुख मद था वह भू राजस्व था। आप इसको नहीं समझे होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। भारत सरकार है ना जी? भारत सरकार है, भारत सरकार है। भारत सरकार आज के डेट में भारत की जनता से जीएसटी नामक टैक्स लेती है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स नामक टैक्स लेती है। तो आज के डेट में जो भारत सरकार है, जो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी नामक टैक्स लेती है, वो सरकार के आमदनी का एक स्रोत है। सरकार की आमदनी का एक स्रोत है जीएसटी, सरकार की आमदनी का एक स्रोत है जीएसटी। और आज के डेट में सरकार की आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत जीएसटी ही है। आज के डेट में सरकार की आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत जीएसटी ही है। जैसे आज के डेट में सरकार की आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत जीएसटी है, उसी प्रकार से सल्तनत काल में सुल्तानों के आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत हुआ करता था भू राजस्व। और जैसे आज जीएसटी का जो रेट है 5%, 12%, 18%, 28%, ऐसा है ना जी? है। कुछ वस्तु पर 5%, कुछ पर 12%, कुछ पर 18%। एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगता है, एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगता है। तो उसी प्रकार से सल्तनत काल में जो भूराजस्व की दर हुआ करती थी वह 1/5 भाग हुआ करती थी। उत्पादन का 1/5 भाग, उत्पादन का 1/5 भाग, उत्पादन का 1/5 भाग हुआ करता था भूराजस्व का दर। मतलब
किसानों को जितना फसल उत्पादित होता था उसका 1/5 भाग सुल्तान ले लेता था। सल्तनत काल में अगर किसान को 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, उसमें से 100 क्विंटल का 1/5 भाग यानी 20% निकालिएगा तो 20 क्विंटल। अगर किसान को 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ तो उसमें से 20 क्विंटल गेहूं सुल्तान ले लेता था। 20 क्विंटल गेहूं कौन ले लेता था? सुल्तान ले लेता था। और जो कर की वसूली होती थी, कर की वसूली 2 रूपों में होती थी। कुछ सुल्तान नगद लेता था, नगद कर लेता था। यानी किसान को देखता था कि किसान को कितना उत्पादित हुआ है, उसका 1/5 भाग निकाल लेता था और कहता था इतना का पैसा दे दो, इतना का पैसा किसान से ले लेता था। और कुछ सुल्तान अनाज के रूप में कर की वसूली करता था, कुछ सुल्तान अनाज के रूप में कर की वसूली करता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप सुने होंगे, आप पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने होंगे। दिल्ली सल्तनत खत्म करने जा रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी का नाम नहीं सुने तो फिर आप दिल्ली सल्तनत पढ़े ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने कर की वसूली अनाज के रूप में किया, भू राजस्व की वसूली या कर की वसूली अनाज के रूप में किया। अनाज लिया। इन दोनों के अलावे अन्य जो सुल्तान हुए, अन्य सुल्तान नगद रूप में कर की वसूली किया, अन्य सुल्तान नगद रूप में कर की वसूली किया। और उस समय यानी सल्तनत काल में, उस समय यानी सल्तनत काल में गेहूं, चावल, सूती वस्त्र, रेशम, पान, तमाम वस्तुओं का उत्पादन हुआ करता था। और ये जो वस्तु हुआ करते थे, इन वस्तुओं का निर्यात भी होता था। निर्यात आसपास के देशों में इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इन वस्तुओं को भेजा जाता था। और सल्तनत काल में एक बंदरगाह हुआ करता था जो कि सल्तनत कालीन एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। उसका नाम था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के तौर पर सल्तनत काल में प्रसिद्ध हुआ। और इस बंदरगाह से वस्तुओं को दिल्ली सल्तनत से उसके आसपास के क्षेत्रों में भेजा जाता था। और जो देवल बंदरगाह है यह कराची पाकिस्तान में है। वर्तमान संदर्भ में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के कराची में देवल बंदरगाह है। और उस समय तो पाकिस्तान भारत ही हुआ करता था। उस समय तो पाकिस्तान भारत ही हुआ करता था। तो वस्तु का आयात निर्यात होता था, वस्तु का व्यापार होता था। व्यापारी, उस समय के व्यापारी अलग अलग जगह जाकर व्यापार करने का काम किया करता था। सभी व्यापारिक स्थलों में गुजरात का अनहिलवार, गुजरात में एक व्यापारिक स्थल था, उसका नाम था अनहिलवार। जो अनहिलवार था सल्तनत कालीन व्यापारियों के लिए प्रमुख केंद्र बिंदु था। वो गुजरात का अनहिलवार सल्तनत कालीन व्यापारियों के लिए प्रमुख केंद्र बिंदु था, जिस कारण अनहिलवार को
व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल कहा गया है। अनिलबार को व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल कहा गया है, तीर्थ स्थल कहा गया है। और जो लगान की वसूली होती थी, लगान की वसूली के विषय में हमने आपको बताया है कि अलग अलग सुल्तान लगान की वसूली अलग अलग रूपों में किया करता था। कोई अनाज लेता था तो कोई नगद रुपया लेता था। सामान्य तौर पर भू राजस्व की दर उत्पादन का 1/5 भाग था, लेकिन ध्यान रहे, एगो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ जिन्होंने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया, अर्थात 1/2 भाग तक कर दिया। सामान्य तौर पर दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व की दर हुआ करती थी 1/5, 1/5 यानी 20%, 1/5 यानी 20%। सामान्य तौर पर जितना उत्पादित होता था किसान का, उसका 20% ले लेता था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग तक कर दिया, अर्थात 50% तक कर दिया। जिस विद्यार्थी का मैथ बढ़िया नहीं होगा वो सोच रहा होगा 1/5 1/2 है, मास्टर बोल रहा है बढ़ा दिया, ये तो घट रहा है। सोच रहे होंगे ना, जिसको मैथ नहीं आता होगा। आप लोग को मैथ आता है? लड़की लोग से पूछ रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं जी। चलिए, आधा आधा सत्य बोल रहे हैं। आय तोरी, ये तो साबित कर दिया नहीं आता है मैथ। ओ आधा बोले, और तो 1/5 बढ़ा है, 1/2, 1/5 बढ़ा है। देखिए साबित हो गया मैथ नहीं आता। महाराज बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए देखिए, जिनको मैथ नहीं आता है, एक मैथ का बैच शुरू हो रहा है, बता देते हैं। रुकिए, हाँ, मैथ का बैच शुरू हो रहा है 19 सितंबर से। कौन दिन से? 19 सितंबर से। समय है 5:30 से 7। आज तोड़ी की तो मेरा समय है। इस टाइम में आप लोग कैसे पढ़िएगा? जीएसएन पढ़िएगा। जीएस पढ़िएगा तो मैथ नहीं पढ़ पाइएगा, मैथ पढ़िएगा तो जीएस नहीं पढ़ पाइएगा। खैर कोई बात न है। इस तारीख से जो है मैथ का नया बैच आ रहा है 19 सितंबर से, शाम में 5:30 से 7। अगर आपका कोई भाई बहन दोस्त मित्र सगे संबंधी जो भी हो, भेज दीजिएगा। समझ गए? डेमो उपलब्ध है, 15 दिन महीना दिन तक अपना डेमो करे। 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन डेमो उपलब्ध है। प्रभु सर मैथ पढ़ाते हैं, समझ गए? अर्थमेटिक से शुरू हो रहा है, तो भेज दीजिएगा जो भी होगा आपका। आप लोग तो नहीं है पढ़ पाइएगा, आगे कोई बैच आएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, तो यहां तक पहले लिखिए तो लिखिएगा सल्तनत काल में राजस्व की प्रमुख मद सल्तनत काल में राजस्व की प्रमुख मद सल्तनत काल में राजस्व की प्रमुख मद भू राजस्व। सल्तनत काल में राजस्व की प्रमुख मद भू राजस्व हुआ करती थी।
यह उत्पादन का यह उत्पादन का यह उत्पादन का यह उत्पादन का 1/5 भाग यह उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था यह उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था, लेकिन 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 अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी दर को बढ़ाकर 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 1/2 भाग तक कर दिया 1/2 भाग तक कर दिया। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। सल्तनत काल में भू राजस्व की वसूली 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 नगद और अनाज सल्तनत काल में भू राजस्व की वसूली नगद और अनाज दोनों रूपों में नगद और अनाज दोनों रूपों में हुआ करती थी। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। अधिकतर सुल्तानों ने भू राजस्व की वसूली नगद रूप में ही किया। अधिकतर सुल्तानों ने भू राजस्व की वसूली नगद रूप में ही किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने अनाज के रूप में भू राजस्व वसूली को ज्यादा तरजीह दिया। मतलब ज्यादा महत्व दिया, मतलब हम अनाजे लेंगे भू राजस्व के तौर पर, इस कहने का मतलब यह हुआ ज्यादा तरजीह दिया। फुल स्टॉप। और जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है भूमि की पैमाइश करवाया, यानी भूमि की माप करवाया, और भूमि की माप करवा करके अलाउद्दीन खिलजी ने यह देखा
कि कौन भूमि उपजाऊ है। जो भूमि उपजाऊ थी उस क्षेत्र में ही कर की दर बढ़ाकर 1/2 भाग तक कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश करवाया और पैमाइश करवाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश करवाया और पैमाइश करवाने के बाद कर का निर्धारण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश यानी भूमि की माप करवा करके जो कर का निर्धारण किया उसी को मसाहत पद्धति कहा जाता है। मसाहत पद्धति क्या कहा जाता है? मसाहत पद्धति। और लगान निर्धारण का जो मिश्रित प्रणाली है उसको मुक्ताई कहा जाता है। मुक्ताई कहा जाता है। लगान निर्धारण के मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता है। मतलब जो लगान नगद के रूप में, अनाज के रूप में, दोनों में मिश्रित तौर पर लिया जाता था, उसी को मुक्ताई कहा जाता था। तो नीचे से ये 2 पॉइंट नोट देकर के लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखिएगा 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 नोट देकर के 1 2 3 पॉइंट लिखना है। लिखिएगा। पहला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर एक बटे दो भाग अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 भाग अर्थात 50% तक कर दिया था। 50% तक कर दिया था। 50% तक कर दिया था। फुल स्टॉप। 2 नंबर में लिखिए। 2 नंबर में लिखिएगा। 2 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई और उस आधार पर कर का निर्धारण किया और उस आधार पर कर का निर्धारण किया जिसे मसाहत पद्धति कहा जाता है। जिसे मसाहत पद्धति कहा जाता है। जिसे मसाहत पद्धति कहा जाता है। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। नोट में ही तीसरा पॉइंट, लगान निर्धारण के मिश्रित प्रणाली को लगान निर्धारण के मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था।
मुक्ताई कहा जाता था। आगे लिखिएगा। सल्तनत काल में, आगे स्टार मार के, चौथा पॉइंट में आगे स्टार मार के, आगे स्टार मार के अगला पॉइंट लिखिएगा। सल्तनत काल में अलग अलग स्थान, सल्तनत काल में अलग अलग स्थान अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिए विख्यात था। सल्तनत काल में अलग अलग स्थान अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिए विख्यात था। सल्तनत काल में अलग अलग स्थान अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिए विख्यात था। जैसे 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 गुजरात का खंभात क्षेत्र, जैसे गुजरात का खंभात क्षेत्र, जैसे गुजरात का खंभात क्षेत्र, गुजरात का खंभात क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए, गुजरात का खंभात क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए, जैसे गुजरात का खंभात क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए, गुजरात का खंभात क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए, रेशम उत्पादन के लिए, कोमा 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 राजस्थान का सांभर झील वाला इलाका, राजस्थान का सांभर झील वाला इलाका नमक उत्पादन के लिए, राजस्थान का सांभर झील वाला इलाका नमक उत्पादन के लिए, राजस्थान का सांभर झील वाला इलाका नमक उत्पादन के लिए, राजस्थान का सांभर झील वाला इलाका नमक उत्पादन के लिए, कोमा जम्मू कश्मीर ऊनी शॉल के लिए, जम्मू कश्मीर ऊनी शॉल के लिए, जम्मू कश्मीर ऊनी शॉल के लिए, ऊनी शॉल के लिए। नेक्स्ट आगे, मध्य प्रदेश के मालवा का धार, मध्य प्रदेश के मालवा का धार, मध्य प्रदेश के मालवा का धार पान के पत्ता के लिए, मध्य प्रदेश के मालवा का धार, धार और धार, मध्य प्रदेश के मालवा का धार पान के पत्ता के लिए, मध्य प्रदेश के मालवा का धार पान के पत्ता के लिए, कोमा मध्य प्रदेश के मालवा का धार पान का पत्ता के लिए, कोमा राजस्थान के भरतपुर का बयाना नील उत्पादन के लिए, राजस्थान के भरतपुर का बयाना, राजस्थान के भरतपुर का बयाना नील उत्पादन के लिए, नील उत्पादन के लिए, कोमा बंगाल और गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, बंगाल और गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, बंगाल और गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, बंगाल और गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था। आगे लिखिएगा, 14वीं 15वीं सदी में, नेक्स्ट पॉइंट, 14वीं 15वीं सदी में, 14वीं 15वीं सदी में भारत रेशम उत्पादन चीन से सीखा। 14वीं 15वीं सदी में, 14वीं 15वीं सदी में, 14वीं 15वीं सदी में
भारत रेशम उत्पादन चीन से सीखा। आगे, सल्तनत काल में सूती वस्त्र को किरपास कहा जाता था। सल्तनत काल में सूती वस्त्र को किरपास कहा जाता था। किरपास। सल्तनत काल में सूती वस्त्र को किरपास कहा जाता था। सल्तनत काल में सूती वस्त्र को किरपास कहा जाता था। किरपास कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत काल में अरब प्रायद्वीप और खाड़ी देशों से, सल्तनत काल में अरब प्रायद्वीप और खाड़ी देशों से, अरब प्रायद्वीप और खाड़ी देशों से सोना, चांदी, घोड़ा। सल्तनत काल में अरब प्रायद्वीप और खाड़ी देशों से सोना, चांदी, घोड़ा इत्यादि आयात किया जाता था। 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 आगे लिखिएगा, सल्तनत कालीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में, सल्तनत कालीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में सल्तनत कालीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में सल्तनत कालीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल लिखने नहीं होता है, देवल को ख्याति मिली थी। देवल को ख्याति मिली थी। देवल को ख्याति मिली थी। यह बंदरगाह वर्तमान में पाकिस्तान के कराची में स्थित है। यह बंदरगाह वर्तमान में पाकिस्तान के कराची में स्थित है। यह बंदरगाह वर्तमान में पाकिस्तान के कराची में स्थित है। यह बंदरगाह वर्तमान में पाकिस्तान के कराची में स्थित है। यह बंदरगाह वर्तमान में पाकिस्तान के कराची में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत काल में गुजरात का अनहिलबार, सल्तनत काल में गुजरात का अनहिलबार गुजरात का अनहिलबार सल्तनत काल में 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 गुजरात का अनहिलबार गुजरात का अनहिलबार व्यापारियों के लिए व्यापारियों के लिए व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता था। व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता था। व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता था। यही आपको कृषि व्यवस्था से संबंधित हुआ। इतना बात हम आपको बताए थे, लिखा दिए हैं। इसके बाद एक बात बताइए, जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत बता रहे थे तो वहां पर जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया, कुतुब मीनार की नींव रखी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया,
बलबन ने लाल महल बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया, 5वीं मंजिल जोड़ा। इस सब बात का जिक्र कर न दिए हैं, तो मतलब स्थापत्य कला बताना है नहीं, स्थापत्य कला बताना है नहीं। इसके बाद साहित्य, साहित्य भी बताना है नहीं, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में ही हम आपको बता चुके हैं, तो साहित्य नहीं है बताना है, स्थापत्य कला नहीं है बताना है, कृषि बताइए दिए हैं, संगीत का कोई महत्व है नहीं, लगभग खत्म ही हो गया है। लेकिन फिर भी सल्तनत कालीन कुछ आर्थिक शब्दावली है, जैसे अबबा, फवाजिल, खिदमित, ये सब कुछ शब्द है। इस सब शब्द का क्या अर्थ होता है, अब आप नीचे से हेडिंग मारिए, आर्थिक शब्दावली, आर्थिक शब्दावली, आर्थिक शब्दावली। ऐसे तो बहुते शब्द आ जाएगा आर्थिक शब्दावली में, 2 4 5 10 को बता देते हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है 2 4 5 को बता देते हैं। एगो है आपको खिदमित, खिदमित, एगो है खिदमित, खिदमित समझिएगा, खिदमित क्या है। देखिए सल्तनत कालीन जो सुल्तान हुए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जैसे बलबन, जैसे फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, जो तमाम शासक हुए, उसने युद्ध लड़ा किसी न किसी शासक के साथ। जैसे सबसे लेटेस्ट पढ़ाए हैं इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। सल्तनत कालीन सुल्तान अगर किसी दूसरे राजा को पराजित करता था, सल्तनत कालीन सुल्तान अगर किसी दूसरे राजा को पराजित करता था, तो सुल्तान पराजित होने वाले राजा से भूराजस्व या कर लेता था। सल्तनत काल में सुल्तान अपने द्वारा पराजित किए गए किसी राजा से जो भूराजस्व या कर लेता था, उसी कर को खिदमित कहा जाता था, उसी कर को खिदमित कहा जाता था। यानी मान लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव से जो कर लिया वही खिदमित हुआ। रामचंद्र देव से जो अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित करने के बाद कर लिया वही खिदमित हुआ। समझे? है? इसके बाद आगे है फवाजील। फवाजील 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 हाँ समझिएगा, फवाजील, फवाजील का क्या अर्थ होता है। एक तो एक लाइन में कहे तो राजस्व अधिशेष को फवाजील कहा जाता था। इसका क्या मतलब है आगे हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल पर। राजस्व अधिशेष,
राजस्व अधिशेष को फवाजील कहा जाता था। राजस्व अधिशेष को फवाजील कहा जाता था। देखिए, कल हम आपको इक्ता प्रथा बताए थे। इक्ता एक भूभाग होता था। इक्ता एक भूभाग होता था जो सुल्तान अपने सैनिकों को देता था प्रशासनिक संचालन के लिए। सैनिक को जो इक्ता या भूभाग प्राप्त होता था, वहां से सैनिक कर की वसूली करता था। कर की वसूली करके उस कर के माध्यम से उस क्षेत्र में प्रशासनिक संचालन करता था। और प्रशासनिक संचालन करने के अलावा जो सैनिक के पास कुछ पैसा बच जाता था, उसी के लिए राजस्व अधिशेष शब्द आया है। अगर अब भी नहीं समझे हैं तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे मान लिया जाए सल्तनत काल के संदर्भ में हम पटना के सुल्तान हैं। मान लिया जाए कि हमने इस लड़का को जिम्मेदारी दिया कि आप पटना साहिब से लेकर के गांधी मैदान तक कर की वसूली कीजिए। और यहां पर प्रशासनिक संचालन आप ही देखिए। प्रशासनिक संचालन देखने में जो आपको सेना सब का जरूरत है, उस सेना सब का गठन कर लीजिए। सेना सब अपना नियुक्त कर लीजिए। तो ये लड़का अपना सेना रख लिया और इस तमाम क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाया। पटना साहिब से गांधी मैदान तक शासन प्रशासन चलाया, उसके लिए सेना का गठन किया। और इस क्षेत्र में कर की वसूली भी लड़का किया। कर की वसूली करके सैन्य प्रशासन को संचालित किया। मान लिया जाए कि इसको कर आया 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया कर आया और सैन्य प्रशासन में इनको खर्च हुआ 50 लाख रुपया। तो 50 लाख रुपया जो इनको बच गया, यही राजस्व अधिशेष हुआ। और इसी के लिए फवाजील शब्द सल्तनत काल में आया है। अब तो एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ गए होंगे, समझ गए। इसके बाद एक शब्द है अब बाव। अब बाव, अब बाव, अब बाव, अब बाव क्या है ये, इसको समझिएगा। जैसे अथी समझते हैं जी, छोड़िए, नहीं समझते होंगे आप। हाँ, सीधा एक लाइन में अब बाव। देखिए, सल्तनत काल में जो ऐबक से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक शासन किया, ये सब मुस्लिम शासक न था जी। हाय, मुस्लिम शासक न था। हाँ, मुस्लिम शासक था। और मुस्लिम शासक जो शासन चलाता है, मुस्लिम शासक जो शासन चलाता है, वो मुस्लिम शासक शरीयत को अपना आधार बनाकर, शरीयत इस्लामी कानून को शरीयत कहा जाता है। मुस्लिम शासक शरीयत को आधार बनाकर शासन चलाता है। और अगर आप बात शरीयत की करेंगे तो शरीयत मात्र 4 कर की अनुमति देता था। जजिया, जकात, खराज, खुम्स, यही 4 कर की अनुमति शरीयत देता था। लेकिन इन 4 करों के अलावे, इन 4 करों के अलावे और भी बहुत सारे कर सल्तनत काल में अस्तित्व में थे। इन 4 करों के अलावे जो अन्य अतिरिक्त कर सल्तनत काल में अस्तित्व में था, जैसे ह के सर्व, जैसे उस्र, जैसे गढ़ी कर, गृह कर, ये सब कर जो अस्तित्व में था, ये सब जो अतिरिक्त कर अस्तित्व में थे, उस अतिरिक्त कर के लिए ही अब बाव शब्द आया है। अतिरिक्त कर के लिए ही अब बाव शब्द आया है। और एक बात बताइए आप हमको
कि फिरोज शाह तुगलक समझाते हुए क्या हमने ये बात का जिक्र किया है कि फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर मात्र 4 कर को लागू रखा और उस सबको परिभाषित कर न दिए थे, जजिया, जकात, खराज, खुम्स परिभाषित कर न दिए थे। तो अब प्रशासनिक व्यवस्था में कर को परिभाषित करने की कोई जरूरत, जजिया, जकात, खराज, खुम्स समझते हैं ना जी, उस्र समझते हैं ना, उस्र, हके सर्व समझते हैं ना, हके सर्व समझते हैं ना, चारागाह कर, गढ़ी कर, ये सब समझते हैं ना। अरे जो पशु सब चरता है वो चारागाह पर लगने वाला कर। क्लियर है? चलिए तो अब लिखिए, लिखिएगा खिदमित, 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 खिदमित लिखिएगा, खिदमित पराजित राजाओं से पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व या कर पराजित राजाओं से लिया जाने वाला राजस्व या कर। आगे फवाजील, आगे फवाजील डैश देकर राजस्व अधिशेष, राजस्व अधिशेष, राजस्व अधिशेष। आगे अब्बा, 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 अब्बा अतिरिक्त या गौण कर, अतिरिक्त या गौण कर, अतिरिक्त या गौण कर अतिरिक्त या गौण कर। चलिए आगे समझते हैं और क्या है। हाँ, एक शब्द है इक्ता ए तमलीय, समझ गए? एक शब्द है इक्ता ए तमलीय, इक्ता ए तमलीय, इक्ता ए तमलीय। एक है तरकात, तरकात, एक है महसूल, महसूल। ये सब शब्द सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है? तो क्या है इक्ता ए तमलीय? हाँ, इक्ता ए तमलीय, ध्यान दीजिएगा। इक्ता ए तमलीय किसको कहा जाता है? वैसी बंजर भूमि जहां खनिज संसाधन पाया जाता था, वैसी भूमि जहां खनिज संसाधन पाया जाता था उसी को इक्ता ए तमलीय कहा जाता था, इक्ता ए तमलीय कहा जाता था। आगे है आपको तरकात। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक महान सुल्तान हुए हैं बलबन। बलबन के द्वारा बड़े इक्तेदारों से जब्त की गई भूमि के लिए तरकात शब्द आया है। बलबन ने इक्तेदारों से जो भूमि जब्त किया है उसी के लिए तरकात शब्द आया है। और महसूल, महसूल, महसूल ये जो है भूराजस्व का जो अनुमान लगाया जाता था कि जो है कितना टैक्स का कलेक्शन होगा, जैसे बजट है, बजट के जरिए एक अनुमान लगाया जाता है
कि इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में इतना इनकम होगा, इतना खर्च होगा। एक वित्तीय वर्ष में कितना इनकम होगा, कितना खर्च होगा, बजट के जरिए एक अनुमान लगाया जाता। उसी प्रकार से जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है भू राजस्व का जो एक अनुमान लगाया जाता था कि जो है एक वर्ष में इतना भू राजस्व की प्राप्ति होगी, उसी के लिए यह शब्द आया है महसूल। महसूल, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा, इक्ताए तमलिए, इक्ताए तमलिए, इक्ताए तमलिए, इक्ताए तमलिए, इक्ताए तमलिए, ऐसी बंजर भूमि जहां खनिज संसाधन पाई जाती हो। इक्ताए तमलिए डैश देकर, ऐसी बंजर भूमि जहां दीजिए तो जी दीजिए नहीं, ऐसी बंजर भूमि जहां खनिज संसाधन पाई जाती हो। ऐसी बंजर भूमि जहां खनिज संसाधन पाई जाती हो, खनिज संसाधन पाई जाती हो। आगे तरकात, 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 डैश देकर बलबन द्वारा बलबन द्वारा इख्तेदारों से, बलबन द्वारा इख्तेदारों से, बलबन द्वारा इख्तेदारों से, बलबन द्वारा इख्तेदारों से, बलबन द्वारा इख्तेदारों से जब्त की गई भूमि। आगे महसूल, 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 महसूल डैश देकर भू राजस्व का अनुमान, भू राजस्व का अनुमान, भू राजस्व का अनुमान। चलिए इस प्रकार चैप्टर को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाते हुए जा रहे हैं। हाँ या ना? एकदम से हाँ, समझ गए, एकदम से हाँ। तो इसलिए जब यह चैप्टर समाप्त हुआ है, भले 300-400 ऑब्जेक्टिव है, क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव तो करना ही है, समझ गए। तो इसलिए इसको खत्म करके विद्यार्थी के चक्कर में नहीं रहना है कि सर फलना करवा दीजिए और सर चिल्ला करवा दीजिए और सर हमको नानी गांव लेकर के चलिए, समझे। और दूसरी बात कि ऑनलाइन वाले लोग भी ऑब्जेक्टिव निकाल लिए होंगे। ऑब्जेक्टिव चढ़ाया है जी एप्लीकेशन पर, दूसरा लगाना, गलती लगाए, पगला है का? लगाओ लगाओ, दूसरा लगाओ। अरे जहां पे लगाना यार लगाओ ना। तब तक आप लोग पढ़िए। अरे जो करना है करो नहीं यार। तब तक क्या पढ़िए? जो अभी बताए हैं वो पढ़िए, उसको याद करवाएंगे। जो अभी बताए वो पढ़िए, याद करवाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। पढ़िए जल्दी।
ओहो। हो गया है। चलिए आज जितना बताएं आइए तो याद कर लेते दीजिए कॉपी। आज जितना बताएं उतना याद कीजिए, फिर आएंगे क्वेश्चन आंसर। सल्तनत काल में राजस्व की प्रमुख मद क्या था? आय उत्पादन का कितना भाग लिया? आय किस दो सुल्तान ने अनाज के रूप में भू राजस्व वसूली को ज्यादा तरजीह दिया? अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का दर कितना भाग तक कर दिया था? कितना भाग तक कर दिया था? चलिए आगे बताइएगा कि भारत रेशम उत्पादन किस देश से सीखा? भारत रेशम उत्पादन किस देश से? सल्तनत काल में सूती वस्त्र को क्या कहा जाता? किरपास। किरपास ऐसे लिखा जाता है, ये लड़का गलती है लिखा है। मैक्सिमम विद्यार्थी गलती ही लिखा होगा, किरपास। सल्तनत काल में सूती वस्त्र को क्या कहा जाता था? आय किरपास। सल्तनत कालीन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में किसको ख्याति देवल किसको मिली है? किसको मिली है?
कौन सा शहर व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता था? अनहिलबार। कौन? अनहिलबार। कौन सा स्थल जो है व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल माना है? पराजित राजाओं से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता? खिदमित। क्या कहलाता था? पराजित राजाओं से लिया जाने वाला राजस्व या कर क्या कहलाता? राजस्व अधिशेष। क्या कहलाता? राजस्व अधिशेष। अतिरिक्त या गौण कर क्या कहलाता था? अतिरिक्त या गौण कर। ऐसी बंजर भूमि जहां खनिज संसाधन पाई जाती हो क्या? बलबन द्वारा इक्तेदारों से जब्त की गई भूमि। भू राजस्व का अनुमान क्या कहलाता है? चलिए, खत्म हो गया। अब आइए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं। 396 क्वेश्चन है, 1-2 दिन लगेगा इसमें, समझ गए। और उसके बाद फिर अगले चैप्टर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे, ठीक है? तो आ जाइए अब। आ जाइए अब, पलट लिए अपना अपना, आ जाइए। आंसर नहीं दिया, आंसर एक आध वो गलती हो जाता है, विद्यार्थी हल्ला करने लगता है आंसर गलत है, आंसर गलत। ठीक है, एक आध वो गलती रहता है पूरा हल्ला मचा देता है, इसलिए आंसर नहीं दिए हैं। इस बैच में तो टेलीग्राम चैनल पर किसी भी चैप्टर का आंसर नहीं भेजे, नहीं भेजे हैं? हाँ ठीक है, पहले वाला है तो पहले वाला का क्वेश्चन ही वाला क्वेश्चन, सब में अंतर है, जाकर के देखिए ना आप। ठीक है, पहले 200 क्वेश्चन होगा, अब 400 है। कुछ क्वेश्चन कॉमन मिल सकता है, समझिएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को जीता तो मिलवे न करेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, समझे। चलिए आइए, जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे आप अपना करते जाइए, अपना दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है। और विद्वान नहीं बनना है, विद्वान लोग रहता है रोड पे, समझे, विद्वान रोड पे घूमता है। आइए, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों के आक्रमण के पश्चात हुआ है, तुर्कों के आक्रमण के पश्चात हुआ है। दिल्ली सल्तनत के शासकों के क्रम में सर्वप्रथम होगा। सर्वप्रथम किस शासक ने शासन किया? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का संबंध तो दिल्ली सल्तनत से है ही नहीं है, समझ गए। ममलूक वंश, जिसे दास वंश भी कहा जाता है, इस वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का सर्वाधिक मान्य नाम ममलूक वंश किसके द्वारा प्रस्तावित? हबीबुल्लाह। किसके द्वारा? हबीबुल्लाह। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कल ने बताए हैं जी, कल तो बताए हैं महाराज। कुतुबुद्दीन ऐबक, हांसी का क्षेत्र दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकारी के युद्ध के चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन याल्दोज की पुत्री से विवाह किया, हां सही है। इसने अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा से किया? नहीं, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा से नहीं बल्कि इल्तुतमिश से किया, इल्तुतमिश से किया। इसने अपनी बहन का विवाह तुर्कीदास इल्तुतमिश से किया? नहीं, इसने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया, कुबाचा से किया। तो इसमें कौन सही है? केवल एक, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उत्तर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपको सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर को बनाया। किसे बनाया? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद भारत पर किसने शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह ने शासन किया था। किसने? आराम शाह।
उसकी असीम उदारता के लिए निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान को उस समय के सभी लेखकों ने लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला कहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर के किला का निर्माण नहीं किया है। लाहौर के किला का निर्माण अकबर ने किया है। किसने किया है? अकबर ने। अकबर ने किया। बाद बाकी कुबतुल इस्लाम मस्जिद, हैदीन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इस सब का निर्माण आपको ऐबक ने किया था। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव निकाल करके नहीं लेकर आए? हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ खड़ा कीजिए। मां कसम है आपको, हाथ खड़ा कीजिए जो जो नहीं लाए। मां कसम है, मां कसम है, पैदा करने वाली की कसम है, समझ गए? नहीं लाए ऑब्जेक्टिव, हाथ खड़ा कीजिए। लड़की लोग सब ले आई है, सब लाई है। लड़की लोग में कौन कौन ने लाई है? उधर, हाँ, काहे काहे नहीं लाए? चलिए, उधर लड़का लोग में कौन कौन नहीं लाए? हाथ खड़ा कीजिए। क्या है? धर्मशाला है? अभी कूटेंगे ये सब। रुक जाइए, ऑनलाइन वाले लोग, क्वेश्चन होगा, निकालो सब सब अपना अपना ऑब्जेक्टिव निकालो। धर्मशाला बना दिया। का है? धर्मशाला है? इससे पहले भी वार्निंग दिए थे ना? वार्निंग दिए हुए हैं, इसलिए आज कुटाई। जब तक कुटाई नहीं होगा तब तक ये लोग समझेगा नहीं। अपना अपना हाथ में रखिए, तो अपना अपना हाथ में रखिए, अपना अपना हाथ में रखिए, अपना अपना हाथ में रखिए। का है? का है? धर्मशाला है क्या? धर्मशाला है? धर्मशाला बना करके रख दिया है ये सब। कहाँ है? कहाँ है? धर्मशाला है क्या जी? है? कहाँ है? कहाँ है? दो दो दो, दो। अरे दो नहीं यार, है? अरे उसको उसको बोल लो, उसको। कहाँ है? कहाँ ऑब्जेक्टिव? कहाँ है? है? आप कल नहीं आए थे क्लास? झूठ बोलिएगा आप, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे आप। कल क्लास ही नहीं आई थी। कॉपी कहाँ है? छोड़िए 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 कॉपी। यहां से आगे तो कल पढ़ाए थे। कल काहे ना आई थी? एडमिशन हो गया है? एक रोज आती है, एक रोज नहीं आती है क्या? धर्मशाला है ये? है? कल कहाँ गई थी? है? बुखार हो गया था, एक दिन में तुम्हारा बुखार ठीक हो जाता है। झूठ बोलती है, बुखार आ गया था इसको। अपना अपना हाथ में लेकर के रखिए। क्या है? धर्मशाला है? पहला क्लास? मेरा आज दूसरा क्लास है, बोलिए। है? लेट हो गया था, लेट हो गया था। खाने में लेट होता है? है? आज तीसरा क्लास है। उधर आए? काहे नहीं? दांत निकाल लिये, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। क्या? क्या सर? सर मैडम,
सर मैडम तो हम करवा देंगे 2 मिनट में। पहला क्लास, पहला क्लास। छूट गया है, लेट हो गया। 2 बजे हम भेजे हैं, लेट हो गया। 3 घंटा में आपसे नहीं निकला, लेट हो गया। क्या हुआ जी? है बोलो, आज 5वां क्लास है मेरा, लेट हो गया। बहानेबाज 1 नंबर। कहाँ है? क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? एडमिशन हो गया? है? कहाँ कहाँ गए थे? ससुराल। कहाँ? ससुराल है? कहाँ? काहे नहीं है? कल क्लास किए थे? नहीं किए थे? कॉपी दीजिए तो। ई क्या, कभी आते हैं कभी नहीं आते। एडमिशन हो गया है? ऐसे ये कौन आपको आने के लिए कौन दे दिया? ऐसे काहे करते हैं? है? उधर 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 उधर। दूसरा क्लास। कौन दूसरा क्लास है आज? अच्छा, टाई लगेगा। है? है? तो उससे क्या मतलब है? निकाल करके नहीं ला सकते थे? लीजिए, क्लास कर रहे हैं तो सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी हम बना देंगे। है? नहीं आए थे तो हम क्या करें? हम ठेका लिए। अच्छा, प्राचीन दिखा रहा है हमको। है? कौन था हॉस्पिटल में? कहाँ घर है? है? जमुई। कौन था हॉस्पिटल में? है? है? धर्मशाला, धर्मशाला है। लेट हो गया। खाने में लेट होता है? खाने में लेट नहीं होता है। लेट हो गया। है? कहां से आ जाए? एडमिशन हो गया है? नहीं हुआ है? अच्छा, तो पहले निकालते। ये सब अनियमितता। आज मार खाइएगा तब ना अगले बार टाइम से निकाल के लेते आइएगा। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे लीजिए ना, लीजिए। अरे लीजिए ना हो। अरे फोन में काहे लगा रहे हैं? सीधा तो हम कर देंगे, हम अपने बहुत टेढ़ हैं। लीजिए 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 लीजिए। अरे फर्स्ट डे। इधर कहां तक कर लिए थे? कहाँ है? लीजिए लीजिए। अरे 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 मिलेगा कैसे? मिलेगा, हम कपार पे मार देंगे। हम हाथ तोड़ देंगे हम। है? इंक्वायरी लेके आए।
है तो आप काहे आ गए? छूट गया, छूट गया है क्या? धर्मशाला है जी, है धर्म बना दिया। अरे हाथ तोड़ देंगे हम, कहाँ है? फट जाए माथा, इलाज करवाएंगे हम, सब चीज करवाएंगे हम, सब चीज करवाएंगे हम। टूट जाए फट जाए, क्या हुआ? वीडियो बनाया कहा है? ये तो गलत बात ना है, डिलीट मारिए। चल हाँ ठीक है। कहाँ है? आए अच्छा अच्छा, चाहिएगा तो आइए आइए आइए। आप लोग ऐसे नहीं ना समझिएगा, आई नहीं होगा तब तक समझिएगा। उधर 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 क्या है वो? हाँ क्या थे ना, थप्पड़ में वही काम। हाँ चलिए। हाँ आपके बैच में तो चैप्टर वाइज ना दे रहे हैं, चैप्टर वाइज ना लीजिए। हाँ एडमिशन हो गया। हाँ इधर का
अगले क्लास से तो सब लेके आइएगा। एक रोज ऊपर में कुटाई होगा। आज 7 से 9 वाला बेस में भी चलेगा फट्टा। अरे हाथ को टूट गया, टूटने दीजिए, कोई दिक्कत ना है। कपार कान फूट जाए, फूटने दीजिए, कोई दिक्कत ना है। मारते हैं काहे के लिए? कुछ ना कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। हाथ गोड़ नहीं टूटा तो फिर मारने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। एक रोज समझाए थे तो इतना लोग लेकर के आए हैं, आज कुटाई हुआ है, आगे से सब लेकर के आइएगा। आइए क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जड नामक स्थान पर आराम शाह की हत्या कर दी। हाँ किया था, सही बात है। और दिल्ली के निकट जड नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके खुद को सुल्तान घोषित किया। सही है। उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। हाँ सही है। ये भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया? नहीं किया। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। सही है ये। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर और गुलामों के दल को संगठित किया। हाँ, जिसे तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल कहा गया। सही है। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। यह भी सही है। इल्तुतमिश ने आराम शाह की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। नहीं, इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र महमूद के याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, ना कि आराम शाह। गलत है ये। यही सही होगा, यही आंसर होगा। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को कब सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान किया? 1229। पहला सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध भी प्राप्त किया? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। अरे उसको कहना फिर से पीपीटी बनाएगा। ये क्या नोटंकी लगा करके रखा है? बोल देना वीडियो देख करके फिर से पीपीटी बनाएगा। ठीक है, एक पेज में क्वेश्चन है, एक पेज में आंसर है। टाइम पास करके पीपीटी बनाया है, तभी सबको पैसा चाहिए समय पे। के एम निजामी निम्न में से किस सुल्तान के बारे में कहा कि इसने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और अस्थायित्व प्रदान किया? के एम निजामी यह बात इल्तुतमिश को लेकर के बोला था। किसको लेकर के? इल्तुतमिश। बताइए, ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। आई सबको पैसा चाहिए। ठीक है, कौन चीज का पैसा देंगे? काम बढ़िया से करता है ना, पैसा चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहा? इल्तुतमिश के दरबार में। किसके दरबार में? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान को। किसको? रजिया सुल्तान को। आगे, इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश की मृत्यु उपरांत अमीरों ने उसके अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। हाँ सही बात है ये। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां शाह तुर्कान का नियंत्रण था। हाँ ये भी सही बात है। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। रजिया सुल्तान ने याकूत का पद किसे दिया था? याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? अमीर-ए आखुर। अमीर-ए, देखिए पढ़े हुए हैं तो बन रहा है ना। ठीक है, हमको लगता है कि अगर 1.5 घंटा जैसे क्लास होता है 5:30 से 7, हमको लगता है कि 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई बीच में ये मत बोलिएगा कि जो है चैप्टर पढ़ा दीजिए, फिर अटक जाएगा तो फिर दिक्कत है। देख रहे हैं प्राचीन अटका हुआ है, आगे बढ़ रहा है। जो गाड़ी अटक जाता है वो अटकिए जाता है। इसलिए 1 दिन के बदला 2 दिन लगे क्वेश्चन आंसर करके ही आगे बढ़ना है। तो जो प्राचीन वाला गलती है यहां पे दोहराना ना है। ठीक है, तो इसलिए बीच में टोका वोका मत कीजिए कि पढ़ाइए। अरे पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं ना जी, जैसे सिलसिलेवार ढंग से लेकर के चल रहे हैं कीजिए। और अगले क्लास में हर किसी के पास होना चाहिए ये। ठीक है, और इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दिए तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।